मैंने सुदेश आगे बढ़ा। उसकी गर्दन पर से स्विम सूट के मार्जिन को उलट कर देखा था तो उस पर कुछ लिखा पाया था। मैंने उसे गौर से देखा था तो पाया था कि वो वॉशेबल इंक में स्टॉक नंबर और कीमत का कोड था जो कि बड़े स्टोर अपनी आइटमों पर लिखते हैं। ये कैसे जाना कि वो वॉशेबल इंक से लिखा गया था? वो कोड डीलर के लिए अहमियत रखता है, ग्राहक का उससे कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए स्वाभाविक है कि वो ऐसी स्याही से लिखा जाता है जो कि धोने पर या स्विम सूट के केस में फर्स्ट स्विम पर धुल जाए। ज़रूरी नहीं। हाँ, ज़रूरी तो नहीं। तभी तो मैंने तजुर्बा किया। क्या किया? 4-5 बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के चक्कर लगाए, उनमें से जो सबसे बड़ा था और जो मुंबई के एक बड़े चेन स्टोर की ब्रांच था, वहाँ एन ऐसा स्विम सूट उपलब्ध था। पूछने पर मालूम हुआ कि वो लेटेस्ट आइटम था और सिर्फ 1 हफ्ता पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने कुछ ही मैंने पूछा ही कि तब तक वैसे कितने सूट बिक चुके थे, तो पता चला कि अभी शाम को 1 बिका था। मैंने खरीदार का हुलिया बयान करने को बोला तो वो एन महक भटनागर का निकला। फिर वैसा एक स्विम सूट मैंने खरीदा और समुद्र किनारे ये तजुर्बा करने पहुंचे कि पीठ पीछे मार्जिन पर लिखी लिखाई फर्स्ट स्विम पर पहली ही बार तैरने पर मिटती थी या नहीं। इसी वजह से तू वो स्विम सूट पहनकर समुद्र में तैरने पहुंच गया? हाँ। स्विम सूट को खाली पानी में डुबोने से तेरा तजुर्बा नहीं होता था? घर में बाल्टी में या सिंक में पानी भरता और उसमें भी स्विम सूट डुबो देता तो समुद्र का पानी खारा होता है। तो भाई जाकर समुद्र में डुबा कर देख लेता। खुद पहनकर तैरने निकल जाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा तजुर्बा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस होना चाहिए। ये कौन बोला? शेरलॉक होम्स या हरक्यूलिस पोयट या चार्ली चॉन? मानक मोहिले ने जब महक भटनागर को ऐसा स्विम सूट पहने अपने यार्ड पर खड़े देखा था तो उसने उसके जिस्म पर पानी की बूंद चमकती देखी थी, जिसका मतलब था कि वो तभी समुद्र में निकलकर डेक पर पहुंची थी। इसलिए इसे पहनकर तेरा भी समुद्र में छलांग लगाना जरूरी था। मैंने बोला ना, तजुर्बा आइडेंटिकल कंडीशंस होना चाहिए था। कपड़े चोरी चले जाने का हादसा ना होता तो। ठीक है ठीक है, क्या नतीजा निकला तेरे तजुर्बे का? क्या पता क्या? अंकल मेरी पीठ पर आंखें थोड़ी हैं। किनारे पर पहुंचकर स्विम सूट उतारा तो पीठ पीछे का मुआयना करता ना। कपड़े चोरी चले जाने की वजह से वो तो नौबत ही ना आई। उसके बाद बीच से टैक्सी करके मैं घर आने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने उन्हें जनाना स्विम सूट पहने होने की वजह बताने की कोशिश की तो कोई सुनने को तैयार ना हुआ। थाने लाकर लॉकअप में बंद कर दिया। आगे का सूरत अहवाल आपको मालूम ही है। मेरे मेरे को मौका कहाँ लगा ये देखने का कि पीछे मार्जिन पर से लिखाई समुद्री पानी में धुलकर गायब हो गई थी या नहीं। हौसले ने भीतर की बत्ती बंद की, इंजन चालू किया और तूफानी रफ्तार से कार को घर की तरफ दौड़ाया। अरे धीरे, शोभा चेतावनी भरे स्वर में बोली। आराम से। अब स्विम सूट का मुआयना करने की मेरे को भी जल्दी है। जल्दी का काम शैतान का होता है। शैतान ही तो हूँ मैं। पुलिस की नौकरी में कोई इंसान कैसे बना रह सकता है? वो घर पहुंचे। जाके चेंज कर, भोसले बोला, और ये स्विम सूट यहाँ लेकर आ। सुदेश ने सहमति में सिर हिलाया। नहीं ठहर, वो ठिठका। उसने ड्राइंग रूम की सारी बत्तियां जला दी। सुदेश की पीठ अपनी तरफ घुमाई। उसने मार्जिन को उल्टा और गौर से उसे देखा। साफ। फिर वो बोला, अगर कुछ लिखा था। सुदेश बोला, स्विम सूट खरीदने से पहले मैंने इसी बात की तस्दीक की थी। तो धुल गया? मुकम्मल तौर से धुल गया। यानी कि मेरा अंदाजा सही था कि वो लिखाई वॉशेबल इंक से ही की गई थी और इस पर से फर्स्ट स्विम पर ही धुल जाने वाली थी। गो चेंज। सुदेश बेडरूम की ओर बढ़ गया। कुछ क्षण बाद वो जीन्स और टी शर्ट पहने स्विम सूट हाथ में लिए लौटा। तब एक बार फिर से स्विम सूट का सामूहिक मुआयना किया गया। मतलब क्या हुआ इस तमाम ड्रिल का? शोभा बोली। एक बात तो साफ है, भोसले बोला। कोना कोना आइसलैंड के कॉटेज में जो स्विम सूट छूट गया हुआ था वो यकीनन महक भटनागर का था। अपनी उस कोताही को कवर करने के लिए उसने वैसे ही एक नया स्विम सूट खरीदा और बावक्ते ज़रूरत पेश करने के लिए अपनी यार्ड पर अपनी वार्डरोब में रख दिया।
हमारा छोकरा ये ना भाप गया होता कि वो सूट एकदम नया था तो उसका ब्लफ चल ही गया था। लेकिन अब तो उस लड़की के अपने एक्शन से ही साबित हो गया कि वो कोना कोना आइसलैंड वाला सूट उसका था। वो तो है। मतलब क्या हो इसका? ये कि आइलैंड पर पिकनिक मनाने गए कुणाल कामत के साथ जो लड़की थी वो उसकी बहन मीनाक्षी राव नहीं, मैग भटनागर थी। ये तो मुमकिन नहीं। वहाँ मेट कार्मेला ने साफ मीनाक्षी राव का हुलिया बयान किया था और अखबार में छपी तस्वीर से भी उसकी शिनाख्त की थी। ये बात तो निर्वात है कि वहाँ कुणाल के साथ मीनाक्षी थी। तो फिर वहाँ मैग भटनागर का स्विम सूट पाए जाने का क्या मतलब है? तो सही मतलब। तो मतलब ये कि कभी मीनाक्षी राव प्रिंसेस टू पर मैग भटनागर के साथ सवार थे, कभी कब। जबकि प्रिंसेस टू मुरुड में था। प्रिंसेस टू शनिवार शाम 6 बजे यहाँ पहुंचा था और उसके और उसने आकर सी हॉक से मुश्किल से 100 गज दूर लंगर डाला था। अगर मीनाक्षी राव प्रिंसेस टू पर सवार थी तो उसके लिए सी हॉक पर हुई वारदात को अंजाम देकर वापस प्रिंसेस टू पर लौट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। महक भटनागर को उसकी करतूत की खबर लगी होगी। हो सकता है लगी हो, यानी कि वो वारदात में शरीक नहीं थी। वैसे भी अरसे में उसका वारदात से या मरने वालों में से किसी से कोई रिश्ता स्थापित नहीं हुआ है। मुहावरे की जुबान में उसे इनोसेंट बायस्टैंडर कहा जा सकता है। मीनाक्षी उसके यार्ड पर मौजूद क्यों थी? मौजूदगी बनाने के लिए उसने कोई कहानी गढ़ ली होगी। मसलन यही बोल दिया होगा कि किसी वजह से वो सेव पर मौजूद अपने पति की निगाहबीनी करना चाहती थी और प्रिंसेस टू उस काम के लिए मकबूल जगह थी। फिर महक भटनागर किसी काम के लिए, जैसे कि कोई खरीदारी करने के लिए किनारे पर गई होगी, तो फिर ना पीछे मीनाक्षी ने चुपचाप प्रिंसेस टू की कोई डोंगी पानी में उतारी होगी, उस पर सवार होकर सेवक पर पहुंची होगी, या उसने अपने पति को शूट कर दिया होगा। वो हत्या पूर्व नियोजित थी। इसका सबूत यह है कि वो अपने पति की वो गन साथ लेकर आई थी जिसके बारे में वो कहानी सुनाती है कि उसका पति घर से रवाना होते होते वक्त साथ ले गया था। और विलासराव मोडक का कत्ल वो इत्तेफाकन हुआ था क्योंकि वो राजा राव के साथ था और मीनाक्षी कत्ल का कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर फिर जब कत्ल की बात आम हुई तो महक भटनागर को एहसास हुआ कि मकतूल की बीवी की अपने यार्ड पर खुफिया मौजूदगी की उसे कोई सफाई देनी पड़ सकती थी। वो मीनाक्षी राव के जिक्र से बचना चाहती थी, इसलिए मुझे दिए अपने बयान में से उसकी अपने यार्ड पर मौजूदगी का जिक्र वो पूरी तरह से गोल कर गई। मीनाक्षी राव को उसने जाहिर है कि अपने यार्ड पर छुपा कर ही रखा होगा, लेकिन दिव्या मेहता को किसी तरह से एहसास हो गया होगा कि यार्ड पर कोई और भी मौजूद था। बाज़ औरतें ख़ास तरह के परफ्यूम लगाती हैं जो कि उनकी एक्सक्लूसिव पहचान बन जाते हैं। ये उसने मीनाक्षी राव के निजी इस्तेमाल की कोई ऐसी चीज़ यार्ड पर कहीं देख ली होगी जिससे कि वो पहचानती होगी। यानी कि दिव्या मेहता को ये एहसास नहीं हुआ होगा कि यार्ड पर कोई था, उसे ये भी मालूम था कि वो कौन था। लगता तो ऐसे ही है। इसी वजह से दिव्या मेहता ने इस बात का पर्दाफाश करने की कोशिश की। इसके लिए उसने कहानी गढ़ी कि सीहॉक की निगाहबीनी के लिए वो मैग भटनागर के यार्ड को और फिर ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाना चाहती थी। इस काम के लिए उसने यार्ड पर मानक मोइले को प्लांट किया और खुद मीनाक्षी राव की ताक में लग गई। लेकिन मीनाक्षी राव तो अपने भाई के साथ कोना कोना आइलैंड पर थी। दिव्या मेहता की टेलीफोन कॉल के बाद ही वहां से मुंबई लौटी थी। उसको मुंबई लौटने को बोला गया था। इस बात का क्या सबूत है कि उसे उसे जो बोला गया था उसने किया? क्या सबूत है कि वो मुंबई वापस लौटी थी? आइसलैंड से तो वो अपने भाई के साथ बराबर रवाना हुई थी, तो फिर कहाँ गई होगी? सुना कहाँ गई? सुनो और समझो। दिव्या मेहता ने मीनाक्षी राव को फ़ोन कर चुकने के बाद महक भटनागर ने यार्ड पर सोते महक मोइलो को केबिन उसके केबिन में बंद किया और फिर खुद फ़ोन
कर कुणाल कामत ने संपर्क किया और उसे बोला कि वो अपनी स्पीड बोट पर मुरुट की दिशा निर्धारित करके रवाना हो और उसे बीच रास्ते समुद्र में मिले। उसके बाद अपने याट पर वो खुद भी कोना कोना आइलैंड की दिशा में समुद्र में निकल पड़ा। कुणाल की स्पीड बोट हम सुन ही चुके हैं कि अपनी असाधारण तेज रफ्तार के लिए मशहूर है। साथ में उसने ये कहानी गढ़ कर सुनाई कि वो और उसकी बहन हर वक्त एक साथ थे। बयान की एक्यूरेसी के हवाले से उसने कहा था कि बी व बीच में कुछ वक्फे ऐसे आए थे जबकि वो दोनों एक साथ नहीं थे, लेकिन उनमें से कोई आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं था। इस बयान में मीनाक्षी ने ये तुक्की लगाई थी कि उसके सोते वक्त उसका भाई उसके साथ थोड़े ही हो सकता था, साथ नहीं हो सकता था कसम की तरह, लेकिन पास तो हो सकता था। यही मतलब था उन लोगों का। उन दोनों ने ये भी दावा ठोक दिया था कि वो हर घड़ी एक साथ थे और बीच में ये गुंजाइश भी रख ली थी कि स्वाभाविक तौर पर कभी साथ नहीं भी थे। स्विम सूट की बोलो सुनो, ये तस्वुर करो कि मैक भटनागर का याट और कुणाल कामत की स्पीड बोट जब बीच समुद्र में कहीं मिले थे तो उस वक्त मीनाक्षी राव जैसे कि अपेक्षित था अपने बड़े भाई के साथ स्पीड बोट पर नहीं, मैक भटनागर के याट पर थी और उसको याट से स्पीड बोट पर ट्रांसफ़र किया जाना था। उस घड़ी मानक मोइले याट के एक ऐसे केबिन में सोया पड़ा था जिसको मैक भटनागर ने बाहर से ताला लगा दिया हुआ था। स्पीड बोट पर ट्रांसफ़र होने की कोशिश में मीनाक्षी अपना सामान, अपने कपड़े वगैरह तो इस याट की स्पीड की बोट में फेंक सकती थी, लेकिन खुद याट पर से स्पीड बोट में नहीं कूद सकती थी। फिर भी कूद सकते तो तभी कूद सकती थी जब स्पीड बोट को आकर एन याट के साथ लगकर खड़ी हो जाती। स्पीड बोट को यूं याट के करीब लाया जाता तो बीच समुद्र की लहरों की वजह से वो बराबर याट की बॉडी से टकराकर आवाज़ करती और बार बार होती वो आवाज़ यकीन भीतर सोए पड़े मानक मोइले को जगा देती, जो कि उस घड़ी वांछित नहीं था। उस समस्या का हल ये निकला कि मीनाक्षी राव ने अपने जिस्म के कपड़े भी गोला बनाकर उससे स्विमसूट पहनकर समुद्र में छलांग लगा दी। कपड़े भी गोला बनाकर स्पीड बोट में फेंक दिया और खुद मैक भटनागर का स्विमसूट पहना और समुद्र में छलांग लगा दी। तब यार्ड घूमकर वापस चल दिया और पीछे कुणाल ने अपनी स्विमसूटधारी बहन को स्पीड बोट में चढ़ा लिया और कोना कोना आइलैंड के लिए और वापस लौट चला। ये वजह थी प्रिंसेस 2 की रहस्यमय समुद्री यात्रा की। हाँ, सुदेश शुरू से ही ये बात कह रहा था, लेकिन तुम्हें थे कि उसे खातिर में नहीं ला रहे थे। आखिरकार तो लाया। उस सुदेश की तरफ घूमा। क्यों बे छोकरे, अब तो राजी है? हाँ अंकल, सुदेश बोला। वो टिप देने के लिए जो तेरी मौजूदा खाता माफ़ की, वो तो शुक्रिया अंकल, लेकिन मेरी खाता बड़ी है या स्विम सूट की बाबत मेरी नई टिप बड़ी है। काफ़ी चंट है छोकरा, पहले पता न लगा मुझे। अंकल, अगर कत्ल शनिवार शाम 6 बजे के बाद हुआ था तो इसका साफ मतलब है कि डील की मंजूरी की बाबत लिखी गई वो फिर फसादी चिट्ठी विलासराव मोडक ने वक्त रहते पोस्ट कर दी हुई होगी। जाहिर है। फिर तो एक और बात भी स्पष्ट हो जाती है। वो कौन सी? फिर तो एक और बात भी स्पष्ट हो जाती है। वो कौन सी? कि बिल्डर्स की उस फर्म के नौजवान पार्टनर कपिल ओसवाल ने क्यों एक अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। क्यों कर ली? माथे पर बल डालता भोंसले बोला, क्योंकि सेक्रेटरी को उस चिट्ठी की आमद की खबर थी और उसकी
उस बाबत गवाह करके एम्प्लॉयर्स का करोड़ों का खेल बिगाड़ सकते थे। सेक्रेटरी का मुंह बंद करने के लिए उसने उससे झूठी गवाही की तस्दीक कराने के लिए की, और चिट्ठी नहीं पहुंची तो पार्टनर ने सेक्रेटरी से शादी की। हाँ, आनन फानन हुई, ऐसी बेमेल शादी की, और क्या वजह हो सकती है। ठीक है, अब जबकि तमाम किस्सा मेरी समझ में आ चुका है, तो ठीक, अब जबकि तमाम किस्सा मेरी समझ में आ चुका है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ौरन मुंबई का रुख करना चाहिए। इस वक्त शाम बोला, ओह नो। इस वक्त सुबह बोली, ओह नो, कुछ नहीं हुआ इस वक्त को। अभी 9:30 ही बजे हैं। पुलिस की सायरन बजाती लाल बत्ती वाली गाड़ी पर जाऊंगा तो चुटकियों में मुंबई पहुंच जाऊंगा। चुटकी बजाने के लिए मैं साथ चलूंगी। ये एक चुटकी का काम नहीं, सुदेश बोला, चुटकियों का काम है। अंकल ने साफ बहुजन चुटकियों बोला है, इसलिए मैं भी। नॉनसेंस, हौसले बोला, ये पिकनिक नहीं, पुलिसिया कारोबार है। नॉनसेंस, हौसले बोले, ये पिकनिक नहीं, पुलिसिया कारोबार है। कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, एंड दैट्स फाइनल। इंस्पेक्टर आनंद भोसले बांद्रा हिल रोड पहुंचा। रात की उस घड़ी इलाके में सन्नाटा था। आवाजाही ना के बराबर थी, और तकरीबन घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। राजा राव की कोठी की कुछ खिड़कियां रोशन थीं। मुरुड ने अपने साथ 2 सशस्त्र हवलदार लेकर आया था, और लोकल थाने में एक लेडी सब इंस्पेक्टर को साथ लिया था, जिसका नाम सरोज चित्रे था। मुझे अंदेशा है, भोसले सब इंस्पेक्टर से बोला, कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो खुदकशी करने की कोशिश करेगी। तुम्हारा असल रोल यही है कि वो ऐसा न करने पाए। किसी बहाने वो उठकर कहीं जाने की कोशिश करे, तुम उसके साथ जाना है, ठीक। सरोज ने बड़ी मुस्तैदी से सहमति में सिर हिलाया। घंटी बजाओ। एक हवलदार ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबाया। एक मेड ने दरवाजा खोला। पुलिस, भोंसले आगे बढ़कर बोला। मिसेज मीनाक्षी राव हैं? मैडम इस वक्त नहीं मिल सकती। अरे वो घर में है ये कि नहीं है? लेकिन सरोज ने मेड को बांह से पकड़कर एक तरफ कर दिया। सब भीतर दाखिल हुए। हाँ मैडम, भोसले ने पूछा। ऊपर, मेड भयभीत भाव से बोली, अपने बेडरूम में। कहाँ है ऊपर उनका बेडरूम? सीढ़ियों के बाजू में, फ्रंट में। साथ कौन है? कोई नहीं। भोसले ने आगे कदम बढ़ाया, फिर ठिठक कर बोला, साथ लेके चल, रास्ता दिखा। सब धड़ सब धड़ धड़ करते कोठी की पहली मंजिल पर पहुंचे। मेड ने एक बंद दरवाजे को धक्का दिया। एक विशाल ऐश्वर्यशाली बेड पर लेटी मीनाक्षी राव नॉवल पढ़ रही थी। आगंतुकों को देखकर उसने नॉवल हाथ से निकल जाने दिया और हड़बड़ाकर सीधी हुई। फिर उसने भोसले को पहचाना। आप? वो हैरानी से बोले। यहाँ? मैं रात की इस घड़ी आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैडम, भोसले बोला, लेकिन आपके हस्बैंड के मर्डर केस के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी आपसे फ़ौरन कोई सफाई हासिल करना ज़रूरी था। ऐसी क्या बातें हैं? पहले तो ये स्विम सूट देखिए, आप इसे पहचानती हैं? ये एक वन पीस रबराइज स्विम सूट है। मेरा मतलब इस पहचान से नहीं था। तो आप इसे मैक भटनागर के स्विम सूट के तौर पर पहचानती हैं? ऐसा ऐसा एक स्विम सूट था तो सही मैक के पास। ये वही स्विम सूट है। हो सकता है। चलिए, तो क्या हुआ? ये स्विम सूट आपने इस्तेमाल किया था। वो हालात बयान कीजिए जिसमें नौबत आई थी। कौन कहता है मैंने इसे इस्तेमाल किया था? मैं कहता हूँ, आप आगे कहिए। ये सोच समझ के कहिए कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी कही हर बात को क्रॉस चेक किया जा सकता है। मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं है। मैं भला क्यों झूठ बोलूँगी? वजह आपको मालूम हो, वार्न मैंने किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। दैट्स वेरी गुड। तो अब पहले ये कबूल कीजिए कि महक भटनागर ने आपको फ़ोन किया था। हाँ, किया था। उसने आपसे इस सूट की बाबत सवाल किया था, तो
आपने उसे बताया था कि आप इसे कोना कोना आइलैंड पर भूल आई हुई थी। तब उसने ऐसा एक नया स्विमसूट खरीदा था और आपके लिए सहूलियत करने की जगह प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ये ठीक है कि मैक भटनागर ने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन उसकी कॉल स्विम सूट के बाबत नहीं थी। हो सकता है, लेकिन और जहाँ तक स्विम सूट का सवाल है, आपने इसे पहचाना था तब आपने इसे पहना था तब पहना था जब इतवार शाम को आप मैक भटनागर के यार्ड प्रिंसेस टू पर सवार थीं और यार्ड बीच समुद्र में था। वहाँ आपका भाई कुणाल कोना कोना आइलैंड से अपनी स्पीड बोट पर आपको वापस लिवाने के लिए पहुंचा था, ताकि यूं आपको कत्ल की एलिबाई हासिल हो पाती, ताकि आप कह पाती कि आप तो हर क्षण आइलैंड पर थे। नॉनसेंस। मैं थी। आप ही स्विमसूट पहनकर मैक भटनागर के यार्ड से समुद्र में कूदी थी और फिर आगे अपने भाई की स्पीड बोट पर पहुंची थी। मैं थी ही आइसलैंड पर। कहना आसान है मैडम, मैं आपको हिरासत में ले रहा हूँ। आप अब आप ये बताइए कि आप राजी से मेरे साथ मुरुड चलेंगी या कल आपको लोकल कोर्ट में करके मुझे ट्रांजिट रिमांड हासिल करना होगा। वो घबरा गए। आप क्यों मुझे हिरासत में लेना चाहते हैं? वो भयभीत भाव से बोले। फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए। वो क्वेश्चनिंग यहाँ भी तो हो सकती है, लेकिन आप जवाब कहाँ दे रही हैं? मैं जवाब दूँ तो टाल टालम टोल वाले नहीं चलेंगे। दुरुस्त और मुनासिब जवाब दीजिए। सबसे पहले अपनी जुबानी कबूल कीजिए कि आप महक भटनागर की ऐड पर थे। हाँ, ये बात सच है। महक भटनागर ने आपको वहाँ छुपाया हुआ था? हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी था। फिर दिव्या मेहता ने यार्ड को अपने किस इस्तेमाल में लाने की बात की थी, तो वो इसलिए इनकार नहीं कर सकी थी कि उसे शक होता और वो ताक झांक करती, तो हो सकता था कि उसे मेरी यार्ड पर मौजूदगी की खबर लग जाती। उसे सब कुछ स्वाभाविक जान पड़ता, इसलिए उसने दिव्या मेहता की दरखास्त कबूल कर ली और अगली सुबह तक मानक मोहिले को वहाँ रखना कबूल कर लिया था। आगे आपको मालूम है कि कैसे मैं उस यार्ड से वापस कोना कोना आइसलैंड पहुंची थी। मालूम है। अब अपने हस्बैंड को शूट करने की वजह बयान कीजिए। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को शूट नहीं किया। तो फिर इतने पेचीदा तरीके से अपने लिए एलिबाई गढ़ने की क्या ज़रूरत थी? ये स्थापित करने की क्या ज़रूरत थी कि अपने पति की हत्या के वक्त आप कोना कोना आइलैंड पर थीं? एक तरफ जो आपने इतनी शिद्दत से एलिबाई गढ़ी, दूसरी तरफ ये दावा किया कि आपको तो अपने हस्बैंड की मौत की खबर ही नहीं थी। मुझे मुझे अपने पति पर शक था। मुझे अंदेशा था कि वो और विलास रामोडो मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे। मुझे लग रहा था कि मोडक साहब के सम्मोहन में बंधा मेरा पति उनकी बात में आकर मुझे तलाक देने वाला था और फिर दिव्या से शादी कर लेने वाला था। मैं उनकी इस बाबत कोई मंशा भापने के लिए उन पर निगाह रखना चाहती थी। इस बाबत मैंने अपने भाई से बात की। उसके पास स्पीड बोट है। मेरे पति और मोडक साहब के साथ मिलकर उनका याट सीहोग जब मुंबई हार्बर से निकला, तो हम स्पीड बोट पर उसके पीछे थे। महक से मैंने पहले बात की हुई थी कि ज़रूरत पड़ने पर वो मुझे अपना याट इस्तेमाल करने देगी। समुद्र में जब हमें पता लगे कि वे लोग मुराट की तरफ जा रहे हैं, कोनाकोजल आइलैंड की तरफ मुड़ दी, जहाँ मैक भटनागर गेट खड़ा था। मुरट पहुंचकर मेरे कहने पर मैक भटनागर ने अपना याट सी हॉक के करीब ऐसी पोजीशन में खड़ा किया जहाँ से जहाँ से कि मैं उस पर निगाह रख पाती। मैक भटनागर के याट पर छुपे छुपे मैं इस बात पर निगाह रख रही थी कि सी हॉक पर पहुंचता था कौन पहुंचा? कोई भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये डबल मर्डर का केस नहीं। इस काम के लिए कोई वहाँ नहीं पहुंचा था, इसलिए ये डबल मर्डर का केस नहीं हो सकता। ये हत्या और आत्मविश्वास का केस है। मेरे पति ने मोडक साहब को शूट किया और फिर गुफ्त और फिर खुद को गोली मार ली।
बाद में किसकी ऐश किसकी ऐसे शख्स ने जो नहीं चाहता था कि वो हत्या और आत्महत्या का केस लगाता, सुसाइड नोट इस पर नष्ट कर दिया और मर्डर वेपन समुद्र में फेंक दिया। ऐसा हुआ था तो आपने क्यों समझा था कि आप पर कत्ल का शक किया जा सकता था, इसलिए आपको एलिबाई की ज़रूरत पड़ सकती थी। अपनी उस हरकत की वजह से जो मैं महक के आर्ट पर छुप के रह रही थी, अब मैं महसूस कर रही हूँ कि वो मेरी गलती थी, लेकिन तब मैं दिव्या प्रिंसेस टू पर मौजूदगी की वजह से घबरा गई थी। उसे मेरे पर शक था, इसलिए वो प्रिंसेस टू का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे आप पर कातिल होने का शक था? हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी निगाह में मेरे पास कत्ल की वजह थी और मैं मौका या वारदात के करीब थी। यानी कि इस बात का भी शक था कि आप प्रिंसेस टू पर छिपी हुई थी। हाँ, आगे? मैं कभी यही ख्याल था कि मेरी उसकी यार्ड पर मौजूदगी खबर आम हो जाने की सूरत में मेरे ऊपर कत्ल का शक किया जा सकता था। ये सोचा जा सकता था कि मैं रात के अंधेरे में चुपचाप से पर पहुंची, जहां अपने पति की गन से मैंने दोनों को शूट किया, गन को समुद्र के हवाले किया और वापस प्रिंसेस टू पर लौट आई। इसलिए उसने मुझे यार्ड पर ही छुपाए रखा और कुणाल को फ़ोन किया कि वो मुरुड और कोना कोना आइसलैंड के बीच रास्ते में मिले। आगे क्या हुआ आपको मालूम? प्रिंसेस टू शनिवार शाम 6 बजे मुरुड पहुंचा बताया जाता है। तब आप उस पर मौजूद थी? हाँ, लेकिन उस सुबह को तो आप कोना कोना आइसलैंड के लिए रवाना हुई थी। सीधे नहीं, पहले कुणाल की स्पीड बोट पर सवार होकर हम मोडक साहब की यार्ड के पीछे लगे थे। जब हमें पक्का हो गया कि उसकी मंजिल मुरुड थी, तो तब हमने कोना कोना आइसलैंड का रुख किया था। महक और उसका यार्ड हमें कोना कोना आइसलैंड पर मिलने वाले थे। वहाँ उसका यार्ड तो खड़ा था, लेकिन खुद वो फौरन हमें मिली नहीं। आखिरकार मिली तो पता चला कि किसी लोकल फ्रेंड के साथ फिशिंग के लिए गई हुई थी। उसी उसी वजह से उसके यार्ड पर मुरुड पहुंचने में हमें शाम के 6 बज गए। इस मामले में महक आपकी क्या गवाह है? इस मामले में महक आपकी गवाह है। हाँ, लेकिन उसकी जानकारी के बिना आप सहयोग पर पहुंची, जहाँ की आपने। अरे, मैंने नहीं भाई, मैंने नहीं, मेरे विश्वास करो, मैं हत्यारी नहीं हूँ। लेकिन हालात का इशारा तो आपके कातिल होने की तरफ ही है। आप चोरों की तरह अपने पति के पीछे मुरुड पहुंची। उसके करीब मुश्किल से 100 गज के फासले पर आपने पड़ाव डाला। कत्ल की एडवांस तैयारी के तौर पर अपने पति की गन आप साथ लेकर आई। पहला पहला मुनासिब मौका दिखाई देती अपने कत्ल की और अपने लिए बड़ी चतुराई से एक फर्जी एलवाई गढ़ ली। आपने खुद कबूल किया था कि आपको अपने पति की मौत की खबर थी, फिर भी आपने जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए उस बात को छिपा कर रखा। मैं कबूल करती हूँ कि मेरे से कुछ गलतियाँ, कुछ नादानियाँ हुई, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किए। हर कातिल यही कहता है। आई एम सॉरी मैडम, मेरा आपको हिरासत में ले जाना ज़रूरी है। यहाँ से रवानगी से पहले आप कोई तैयारी करना चाहें तो। वो खामोश हो गया। सारी कोठी एकाएक उठापटक की आवाज़ों से गूंजने लगी। नीचे कहीं एकाएक कोहराम मच गया जान पड़ता था। एक फायर की आवाज़ हुई। उस फायर की आवाज़ की वजह से कुछ क्षण खामोशी रही, लेकिन तत्काल फिर धमा चौकड़ी मच गई। तुम मैडम पर निगाह रखना, वो सब इंस्पेक्टर बोला। मैं देखता हूँ। सरोज चित्र ने सहमति में सिर हिलाया। हौसले घुमा। उसने हवलदारों को अपने पीछे आने का इशारा किया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। एक स्टूल इतनी वेग से आकर खुलते दरवाजे से टकरा कि भोंसले के हैंडल पर से पकड़ छूट गई। भोंसले बौखलाकर बाजू हटा। फिर उसे गलियारे में सुदेश शिंदे दिखाई दिया। उसके हाथों में पर्दे टांगने वाली एक लंबी रोड थी, जिससे वो कुणाल कामत को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। कुणाल उसकी उस कोशिश को नाकाम करने के लिए
जो हाथ आ रहा था उस पर फेंके मार रहा था। उसकी बाईं बाँह यूं उसके पहलू में लटकी हुई थी जैसे कि टूट गई हो। उस फसाद में कहीं ज़्यादा हैरानी भोंसले को सुदेश की वहाँ मौजूदगी से हो रही थी। उसने हथियारबंद हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने फौरन बेल्ट के साथ लगे होल्स्टर में से एक सर्विस रिवॉल्वर खींच लिया और चिल्लाया, खबरदार रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। दोनों फिल्म की फ्रीज की शॉट की तरह जड़ हो गए। अंकल इसे गिरफ्तार करो। फिर सुदेश उत्तेजित भाव से चिल्ला, इसे गिरफ्तार करो, इसे फौरन गिरफ्तार करो। क्यों? भोसले गुस्से में बोला, क्योंकि ये ही मोडक और राजा राव का कातिल है। समुद्र में से बरामद हुआ विषम नंबरों वाला लेंसों वाला निगाह का चश्मा इसका था। ऑप्टिशियन से इस बात की तस्दीक हो सकती है। इस वक्त ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाए। वो चश्मा खोने के बाद नया चश्मा लेने की जगह इसने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस फिट कराए ताकि किसी को ख्याल ना आए कि ये रेगुलर निगाह का चश्मा लगाता है। मुरुड में ये कोई कोई मुरुड में ये बात कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ किसी से भी पूछ के देखो, उसकी बहन से भी पूछ के देखो कि कर्नल एकाएक सीढ़ियों की तरफ भागा। दूसरे हवलदार ने बा, बाज की तरह झपट कर उसे बीच रास्ते में दबोच लिया। रोड नीचे फेंक, भोसले घुड़क कर बोला। रोड का क्या है, फेंक देता हूँ। नीचे फेंकने की जगह सुदेश ने उसे एक दीवार के साथ टिका दिया। ये भागा जा रहा था, मेरे पास इसे रोकने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मैंने नीचे ड्राइंग रूम की खिड़की पर से रोड उतार ली। यहाँ कैसे पहुँचे? वैसे ही जैसे आप पहुँचे। आप सरकारी गाड़ी पर आए, इसलिए आपकी कार खाली खड़ी थी, जो मैंने काबू में कर ली। लेकिन अंकल, इतने बड़े ड्रामे में अब इस बात की कहाँ अहमियत कि मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया। अहम बात यह है कि जब सब कुछ मेरी समझ में आ चुका है, आपकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल कत्ल शाम 4 और 6 बजे के बीच हुए बताता है, तो इसका मतलब है कि वो शनिवार शाम 6 बजे से बहुत पहले हुए हो सकते हैं। इसका आगे मतलब ये कि ये बहन जी कातिल नहीं हो सकते जिन्हें आप गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि ये जिस क्योंकि जिस याट पर सवार थी वो तो 6 बजे अपने 6 बजे अभी मुरुड पहुंचा था। ये बहन जी कहती हैं कि ये इस फैंसी शक्ल वाले अपने भाई के साथ इसकी स्पीड बोट पर कोना कोना आइलैंड पर गई थी, जहाँ की मैक भटनागर का याट प्रिंसेस 2 भी मौजूद था, और जिस पर इनके भाई ने इन्हें सवार कराया था। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, आतंकित मीनाक्षी बोली। रह रहकर वो अपने विस्फारित नेत्रों से अपने भाई की तरफ देख रही थी। प्रिंसेस 2 के कोना कोना आइलैंड से रवाना होने से थोड़ी देर बाद ही ये कुणाल कामत अपनी उस स्पीड बोट पर सवार हुआ था जिसके बारे में हम सुन चुके हैं। इतनी फास्ट कि 60 किलोमीटर तक की रफ्तार भी पकड़ लेती है। लिहाजा इसका प्रिंसेस 2 से बहुत पहले मुरुड पहुंच जाना मामूली बात थी, और बड़े इत्मीनान से सीहोर पर अपना कारनामा करके वापस पहुंच जाना भी मामूली बात थी। और यूं इसकी ये एलिबाई बनी रही थी कि कत्ल के वक्त के आसपास ये मौका वारदात से 150 किलोमीटर दूर कोना 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 आइलैंड पर था, और इसकी बहन और महक भटनागर इस बात की गवाह थी, जो कि इसे पीछे वहां छोड़ के गई थी। कत्ल की वजह साफ जाहिर है कि इसकी ऊंची महत्वाकांक्षाएं और कमजोर आर्थिक स्थिति। मुझे तो पता नहीं कि रोजी रोटी के लिए कुछ करता है या नहीं, लेकिन इस बात की मुझे बिना पूछे भी गारंटी कि इतना हाई फाई कुछ नहीं करता कि स्पीड बोर्ड खरीद सके और इसकी मेंटेनेंस का अफोर्ड कर सके। आप बहन जी से पूछो कि अपनी स्पीड बोर्ड पर क्या इसने खुद खरीदी है। फाइनेंस्ट है, मीनाक्षी खुद ही बोली पड़ी। डाउन पेमेंट की 3/4 से ज़्यादा रकम मैंने दी थी, माहाना किस्त भी मैं भरती हूँ। सो देयर, इसका मतलब यह है कि जमूरी की तमाम ठाट बाट बहन के सदके है। बहन के भी क्या, जीजा जी के सदके है।
अब अगर शादी टूट जाती तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसी को होता, क्योंकि अभी तो क्या पता आगे कि चल के ये याट लेने के सपने देख रहा हो, हवाई जहाज हवाई जहाज लेने के। इस मोडक की वसीयत के वाकफियत यकीनन होगी, इसलिए ये जानता था कि मोडक और राजाराव दोनों के मर जाने की सूरत में इसकी बहन एक फिल्दी रिच महिला बन जाने वाली थी, और ऐसा इस, हो जाना इसे बहुत बहुत सूट करता था। फिर फिर इसे अपनी बहन के जरिए दिव्या मेहता में और राजा राव में जो आशिकी परवान चल रही थी उसकी खबर लगी। वो बात इसे सूट करती थी। राजा राव की गन इसने पहले कब्जाई हुई थी, और इस बात की राजा राव को भनक भी नहीं पड़ी थी। मैडम कहती हैं कि वो घर से निकलने से पहले मैडम कहती हैं कि घर से निकलने से पहले इन्होंने राजा राव के स्टडी टेबल को दराज खोलते बंद होने की आवाज़ सुनी थी, जिसमें कि गन होती थी, लेकिन उस रोज भी थी। इस बात की क्या गारंटी है? उसने गन को बहुत पहले ही वह कहीं और रखना शुरू किया हो सकता था, और दराज उसके किसी और वजह से भी खोला बंद किया हो किया हो सकता था। वैसे भी जब राजा राव का कोई हिंसक इरादा ही नहीं था, तो गन साथ लेकर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। उस बात का उस बात का तभी कोई महत्व था जब तक कि केस को केस को हत्या और आत्महत्या का समझा जा रहा था। अब हम जानते हैं कि वो डबल मर्डर का केस था। उसके लिए हमारा ये जवान जिम्मेदार था। ये जिम्मेदार था तो फिर गन भी तो इसी के पास होनी चाहिए थी ना। वैसे कैसे थी ये खुद बताएगा, ये बताएगा ना अंकल? बराबर बताएगा। हौसले पूरे विश्वास के साथ बोला। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, इसने कोना कोना आइलैंड पर खड़े माइक भटनागर के यार्ड में अपनी बहन को सवार कराया, उन्हें टाटा बाय बाय करके वादा वहाँ से विदा किया। जब यार्ड किनारे से और ये यार्ड से दिखाई देना बंद हो गया, तो ये अपनी स्पीड बोट कर सवार हुआ और यूं लंबा घेरा काट कर कि इसको यार्ड से टकराव ना होने पाए, ये यार्ड से कहीं पहले मुरुड पहुंच गया। वहाँ जब ये सी हॉक पर सवार हुआ तो डेक पर ही उसकी मुलाकात राजा राव से राजा राव से हो गई, जो कि या तो पहले ही डेक पर मौजूद था या आठ सुनकर पहुंचा था। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसने कोना कोना आइलैंड पर खड़े मैक भटनागर के यार्ड में अपनी बहन को सवार कराया, उसे टाटा बाय बाय करके वहाँ से विदा किया। जब यार्ड किनारे से और ये यार्ड से दिखाई देना बंद हो गया, तो ये अपनी स्पीड बोट पर सवार हुआ और यूं लंबा घेरा काट कर कि इसका यार्ड से टकराव ना होने पाए, ये यार्ड से कहीं पहले मुरुड पहुंच गया। वहाँ जब ये सी हॉक पर सवार हुआ तो डेक पर ही इसकी मुलाकात राजा राव से हो गई, जो कि यह तो पहले ही डेक पर मौजूद था या आठ सुनकर पहुंचा था। राजा राव ने इसे वहां पहुंचे देखा तो उसे शक हुआ, हो सकता है उसे इसके पास गन की मौजूदगी की खबर लग गई हो। शक की वजह से या किसी और वजह से दोनों में तकरार हुई, तो लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई, और उसी में किसी तरीके से इसका चश्मा समुद्र में जा गिरा। फिर इसने गन निकालकर अपने जीजा पर तानी, धमका के उसे नीचे केबिन में ले गया, जहां और वहां उसे शूट कर दिया। ऊपर ही क्यों? डाक पर आसपास के किसी यार्ड से कोई इसे देख नहीं सकता था, तो गोली की आवाज़ तो सुन सकता था। ठीक, ये वो वक्त था जबकि मोडक यार्ड पर नहीं था, क्योंकि वो डील की मंजूरी वाली चिट्ठी पोस्ट करने
किनारे पर गया हुआ था। उससे वो लौटा तो इसने उसको भी शूट कर दिया और यूँ स्टेज यूँ सेट कर दी कि वो हत्या और आत्महत्या का केस लगता। इसने पहले राजा राव का खून किया, फिर मोडक को मारा। इसे लगता है कि ये वसीयत की उस कानूनी बारीकी को नहीं समझ पाया था कि मोडक के पहले मरा होने की सूरत में ही राजा राव की इकलौती वारिस होने से कि रू इसने पहले राजा राव का खून किया और फिर मोडक को मारा। इससे लगता है कि ये वसीयत की उस कानूनी बारीकियों को नहीं समझ पाया था कि मोडक के पहले मरा होने की सूरत में ही राजा राव की इकलौती वारिस होने की रू रू में दौलत मीनाक्षी तक पहुंच सकती थी। समझ पाया होता तो ये कोई ज़्यादा मजबूत दमदार इंतजाम करता है, जिससे लगता है कि राजा राव बाद में मरा था। इसने राजा राव की लाश मोडक के जिस्म के ऊपर टिका कर ही न सोच लिया होता तो उतने में ही समझ लिया जाने वाला था कि मोडक पहले मारा था और राजा राव बाद में मारा था। भोंसले ने सहमति में सिर हिलाया। अब अपने उस कारनामे के बाद ही चुपचाप अपनी स्पीड बोट पर पहुंचा हुआ और जैसे तूफानी रफ्तार से मुरुड पहुंचा वैसे तूफानी रफ्तार से कोना कोना आइलैंड वापस पहुंच गया। फिर इसकी मदद से बहन भी वहां पहुंच गई और ये फिर एक पिकनिक मनाते भाई बहन बन गए। अंकल देखिए, यहाँ इसने किसी दयानतदार दयानतदारी कितनी दरिया दिल्ली दिखाई अपनी बहन की एलिबाई देने में। ये जानता था कि बहन प्रिंसेस टू पर छुपी मुरुड में थी कि उसे बीच समुद्र से प्रिंसेस टू से उतार कर कोना कोना आइलैंड पर लाया था। फिर फिर भी इसने पुरजोर लहजे से कहा कि बहन हर घड़ी आइलैंड पर इसके साथ थी। क्यों कहा? क्योंकि ये जानता था कि एलिबाई तो दो तरफा काम करती है। अगर वो एलिबाई बहन की हर क्षण आइसलैंड पर मौजूदगी की तस्दीक करती थी तो भाई भाई की भी ऐन वैसी मौजूदगी की तस्दीक करती थी, जो कि शख्स के लिए निहायत मुफीद बात थी। यहाँ से कहीं भी गौरतलब बात है कि सगा ये शख्स अपनी बहन का भी नहीं निकलने वाला था। कैसे निकलता है? जो अपने फ़ायदे के लिए बहन को विधवा बना कर सकता था, वो बहन को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होता देखकर क्या कहन क्या क्या कन्फेस कर लेता कि कातिल वो था। उल्टे तब ये दुहाई देकर कहता है कि इसने बहन के खातिर झूठ बोला था कि ये हर घड़ी उसके साथ थी और झूठी गवाह की कोई छोटी मोटी सजा भी होती तो भुगत लेता। बहन की गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस को देखकर एक अच्छे भाई की तरह इसे बहन की रक्षक और तरफदारी बनने के जी जान से कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से खिसका जा रहा था ताकि पीछे जो भी बुरी बीती बहन के साथ बीती और इसे दिखावे के लिए भी आगे ना आना पड़ता। अंकल, हाउ एम डूइंग? वेरी वेल, थैंक यू अंकल। अब हौसले कुड़ार की तरफ घूमा। तुम क्या कहते हो? वो खामोश रहा। अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी बहन को तुम्हारा किरदार दिखाई दे गया है। अब देखना, तुम्हारी बहन ही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी गवाह हो गई। नहीं, वो बोला, मेरे तो ये मेरे खिलाफ जुबान नहीं हो सकती। हाँ, मीनाक्षी दृढ़ता से बोली, मुझे बेगुनाह गिरफ्तार होते देखकर मुंह फेर कर चल देने वाले भाई के खिलाफ मैं जुबान जरूर खोलेंगे। कमीने, तेरे से तेरे से बेहतर कौन जानता था कि मैं कातिल नहीं। सगे तो बहन की रक्षा के लिए रक्षा भाई तो बहन की रक्षा करते हैं। तू कैसा रक्षक है तू जो बहन को फांसी के फंदे की राह दिखाता है? कुणाल के मुंह से बोलना फूटा। अब तेरी बच्ची कुछ शराफत हिस्से में कन्फर्स कर कबूल कर के अपना गुनाह। अब कबूल करने में क्या कसर रह गई है? कुणाल उदासीन भाव से बोला। भोसले ने चैन की सांस ली। जाऊंगा जब यहाँ से, वो अत्यंत दबे स्वर में यूं बोला जैसे स्वतः भाषण कर रहा हो।
कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा लिबास होगा। दैट्स अ गुड ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर द कन्फेशन, सुदेश बोला। कुरान ने हारे हुए जुआरे के अंदाज से सुदेश की तरफ देखा। हाँ, हौसले बोला। एक बार ये बयान की ये अच्छी शुरुआत है। अब ये बताओ कि केस को हत्या और आत्महत्या का साबित करने के लिए क्या ये न सोचा कि आत्महत्या करने वाले का छोटा भाई सुसाइड नोट भी पीछे होना चाहिए था। सोचा, और बहुत उम्दा सुसाइड नोट वहाँ वहाँ उपलब्ध टाइपराइटर पर टाइप करके तैयार किया और और उस पर शिवा के हस्ताक्षर बनाए। सोचा, और बहुत उम्दा सुसाइड नोट वहाँ उपलब्ध टाइपराइटर पर टाइप करके तैयार किया जाए। उस पर शिवा के हस्ताक्षर बनाए, जिनका कि मैंने कई दिन अभ्यास किया था। लेकिन मेरी तकदीर की कोई भांजी मार गया। मेरे जाते ही कोई वहां पहुंचा, उसने सुसाइड नोट गायब कर दिया और गन समुद्र में फेंक दी। दिव्या मेहता पहुंची। उसने उसने किए उसने किए ये दोनों काम। उस सुसाइड नोट को भी अभी भी अपने पास रखे हो सकती है। मैंने उसके फ्लैट की तलाशी का इंतजाम किया है। नोट तलाशी में न बरामद हुआ तो हम उसकी बाबत उसी से पूछेंगे। मौजूदा हालत में उसका झूठ बोलना जरूरी नहीं होगा। उसकी याद पर की बेजा हरकतों को नज़रअंदाज करके हम उसे वफा उसे वादा माफ गवाह बनाए जाने का आश्वासन देंगे तो वो खुशी खुशी हमें सौंप देगी। फिर वो नोट भी तुम्हारे खिलाफ सबूत होगा, क्योंकि हमारा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जरूर ये साबित कर दिखाएगा कि उस पर मकतूल राजा राव के हस्ताक्षर तुमने बनाए थे। अच्छा, अब क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बदकिस्मती कि मेरी इतनी शानदार स्कीम में भांजी दिव्या मेहता ने मारी, लेकिन उससे उस लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सुदेश बोला, सुसाइड नोट आर नो सुसाइड नोट्स। हत्या और आत्महत्या वाली थ्योरी पर उसे शुरू से यकीन नहीं आया था। वो आते ही भाप गई थी कि सुसाइड नोट जाली था और वो डबल मर्डर का केस था। कैसे भाप गई थी? क्योंकि वो यकीनी तौर पर जानती थी कि उसको लेकर मोडक और राजा राव में तकरार हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ज्यों ही राजा राव इस बाबत कोई बात जुबान पर लाता, मोडक ने उसके सामने यह हकीकत बयान करके उसे शर्मिंदा कर दिया होता है कि दिव्या माता उसकी अपनी भली नजायज संतान थी। मोटक साहब को ये बात मालूम थी? मीनाक्षी दबे सर में बोली। तो अपनी वसीयत में उन्होंने इसके साथ नाइंसाफ क्यों की? उसे अपने विरसे में खाली 5% का हकदार क्यों करार दिया? वो वसीयत जरूर पुरानी होगी, तब से चली आ रही होगी, जबकि वो अभी इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे। उनका उसको तब्दील करने का इरादा हुआ, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से या आलस की वजह से अब तक कर नहीं पाए होंगे। उनकी दिव्या को खास बुलावे के पीछे ये वजह भी हो सकती है कि शायद वो दिव्या को और आपके पति को पूरी जानकारी में वसीयत तब्दील करना चाहते थे। हो सकता है। और शायद यही उस तकरार की वजह थी कि उनके यार्ड पर उनकी आपके पति के साथ हुई और जिसका कि हमारे पास गवाह है। आई सी। बहरहाल दिव्या उस सुसाइड नोट को पढ़ते ही, जिसमें कि उस वारदात की वजह उसे बताया गया था, समझ गई कि वो फर्जी था, कातिल की कलाकारी था। लेकिन क्योंकि वो इतने घिनौने तरीके से कि बेटी बाप की माशूक जान पड़ती, अपना नाम डबल मर्डर के उस केस में नहीं
घसीटा जाना चाहती थी, इसलिए उसने उस नोट को अपने पास रख लिया और गन को समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद उसे अपने इस उस एक्शन उसके बाद उसे अपने उस एक्शन के किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। शायद ये कि शायद कातिल वहाँ फिर कोई ऐसा नया क्लू प्लांट करने की वजह करता है जिससे वो एक बार फिर हत्या और आत्महत्या का केस लगने लगता है। इसलिए उसने इस बात की निरंतर निगरानी का इंतजाम किया कि यार्ड पर कौन वापस पहुंचा था। यूं तुम यूं तुम तो वहां न लौटे, भोसले बोला, लेकिन उस चक्कर में मैक भटनागर ने एक ऐसे शख्स को देख लिया था जो कि मौका वारदात पर पड़ा टाइपराइटर वहां से हटा के उसकी जगह पर दूसरा टाइपराइटर प्लांट करने आया था जो कि हमें गुमराह कर सकता। एक गुमनाम चिट्ठी की सूरत में उस शख्स की शिनाख्त का एक पुख्ता जरिया हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए उसके गिरफ्तार हम्म, हो जाना महज वक्त की बात है। मुझे उससे क्या, ठीक। तो मैं, सुदेश बोला, समुद्र में गिरा अपना चश्मा बरामद करना ना सूझा? ख्याल आया, कुणाल बोला, लेकिन उस पर अमल करना खतरनाक लगा क्योंकि मैं तो गोताखोरी कर नहीं सकता था और किसी गोताखोर के इस काम के लिए एंगेज करना न बनते न बनते हुए भी मेरे पास फोकस बना सकता था। वो पकड़ा जाता तो क्या चुप रहता कि उसे किसने एंगेज किया था और किस काम के लिए एंगेज किया था? सही बात है। दूसरे मुझसे उम्मीद नहीं थी कि समुद्र की तलहटी में पड़ा वो चश्मा पुलिस के हाथ लग सकता था। ये उम्मीद तो होनी चाहिए क्योंकि पुलिस को मर्डर वेपन की तलाश थी और इस बात की भरपूर संभावना थी कि उसे समुद्र में फेंका गया था। जब पुलिस का गोताखोर गन की तलाश में डुबकी लगाता तो चश्मा भी तो उसकी निगाह में आ ही सकता था, जैसे कि आया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि चश्मे का संबंध मेरे से जोड़ा जा सकता था। तुम्हारा वो चश्मा स्पेशल था क्योंकि तुम्हारी दोनों आंखें बराबर कमज़ोर नहीं है। एक आंख इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि ना होने के बराबर है। लिहाजा चश्मे बिना तुम्हें प्रॉब्लम थी। तुम्हारा वो चश्मा स्पेशल था क्योंकि तुम्हारी दोनों आंखें बराबर कमज़ोर नहीं है। एक आंख इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो ना होने के बराबर है। लिहाजा चश्मे बिना तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम्हारे लाख छुपाने के बावजूद लगातार लिहाजा चश्मे बिना तुम्हें प्रॉब्लम थी जो कि तुम्हारे लाख छुपाने के बावजूद उजागर हो सकती थी, हुई थी। भोंसले बोला, कैसे? कुणाल ने उसकी तरफ घूमकर पूछा। एक बात तो ये थी कि मुंबई से मुरुड तक कार तुम्हारी बहन ने चलाई थी और वापसी में भी वही चलाने वाली थी। लंबा लंबा सफ़र और दोनों पैसेंजर ड्राइविंग जानते हो तो ड्राइविंग मिल बांट के की जाती है, लेकिन तुमने खुद कहा था कि टोटल ड्राइविंग तुम्हारी बहन तुमने खुद कहा था कि टोटल ड्राइविंग तुम्हारी बहन के जिम्मे थी। ओह, दूसरे मैंने खुद देखा था कि सिगरेट सुलगाने में तुम्हें कितनी दिक्कत हुई थी। माचिस की तो लौ सिगरेट के सिरे के जाकर छूने से पहले कई बार इधर उधर हुई थी। थोड़ी देर बाद तुमने सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को नई सिगरेट सुलगाने की कोशिश की थी तो दोनों सिरों को मिलाने में तुम बहुत ही मुश्किल से कामयाब हो पाया था। उसी उसी से साफ जाहिर था कि तुम चश्मे के मोहताज थे और कांटेक्ट तैयार होने में वक्त लगा होगा। सुदेश बोला। कुणाल ने सहमति में सिर हिलाया। और कांटेक्ट तैयार होने में वक्त लगा होगा, सुदेश बोला। कुणाल ने सहमति में सिर हिलाया। फिर भी तुम्हारी उस डील से तुम्हें ज़्यादा पहुंचा तुम्हें फ़ायदा पहुंचा था फिर भी तुम्हारी उस डील से तुम्हें फ़ायदा पहुंचा था, भोंसले बोला। तुम्हारी नाक पर मैंने चश्मा देखा होता, तुम्हारे पास स्टैंड बाई होता या तुमने
आनंद फानन में कोई काम चलो चश्मा तैयार करवा लिया होगा। तो ये चेक करना। फिर भी तुम्हारी उस डील से तुम्हें फ़ायदा पहुंचा था। हौसले बोलो, तुम्हारी नाक पर मैंने चश्मा देखा होता, तुम्हारे पास स्टैंड बाई होता, या तुमने आनन फानन कोई काम चलाऊ चश्मा तैयार करवा लिया होता। तो ये चेक करना कि मुझे बराबर सूझता है कि समुद्र के बरामद हुए चश्मा कहीं तुम्हारा तो नहीं था। मैंने हर किसी को इस सिलसिले में चेक किया था, लेकिन तुम्हें न किया, क्योंकि तुम्हें मैंने चश्मा लगाए देखा ही नहीं था। ओह, अब ये साबित करना मामूली काम होगा कि वो चश्मा तुम्हारा है। एक तो इसलिए कि तुम्हारी आई साइट के कनेक्शन से हूबहू मैच करता पाया जाएगा, और दूसरे उस ऑप्टिशियन को ढूंढना भी कोई बड़ा काम नहीं होगा जिसने कि वो चश्मा तुम्हारे लिए बनाया था। एक बार वो चश्मा तुम्हारा साबित हो जाने के बाद तो वो एक जगह से सी हॉक पर तुम्हारी विजिट का कॉलिंग कार्ड होगा। मेरे इकबाल जुर्म के बाद अब उस जहमत की ज़रूरत नहीं है, फिर भी करनी पड़ेगी। कत्ल के मुजरिम के खिलाफ कोर्ट में केस हर लिहाज से मुकम्मल पेश किया जाना चाहिए होता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे और 100% कोऑपरेटिव मुजरिम भी कई मर्तबा शातिर वकीलों के सिखाए नौकरी सिखाए सिखाए पढ़ाए बाद में मुकर जाते हैं। मैं नहीं मुकरूंगा, देखेंगे। अभी मैं तुम्हें विलासराव मोडक और नंदू मुरी शिवराजाराव के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। कोई एतराज़? उसने अपनी बहन की ओर देखा। मीनाक्षी ने मुंह फेर लिया। नहीं, वो बोला, लेके चलो। सब पुलिस मुजरिम के साथ बाहर को चल दिए। सब पुलिस मुजरिम के साथ वहाँ सब पुलिस मुजरिम के साथ बाहर को चल दिया। पीछे ठिठक पीछे ठिठका भौंसले मीनाक्षी की तरफ घूमा। मेरे गलत जजमेंट की वजह से, वो बोला, आपको जो जहमत हुई उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेवर माइंड, मैं और मिजाज पुलिस का अधिकारी हूँ, शायद इस कारोबार के लिए अनफिट हूँ, इसलिए शर्मिंदा हूँ। फॉरगेट इट। थैंक यू। फिर वो सुदेश की तरफ घूमा। उसने घूर कर सिर से पांव तक उसे देखा। सुदेश संकोच में अपने आप से सुकड़ कर रह गया। फिर भौसले के होंठों पर एक मधुर मुस्कुराहट आई। हेलो शेरलॉक होम्स, वो बोला। हेलो डॉक्टर वाटसन, सुदेश शर्माता से बोला। उपसंहार। इंस्पेक्टर भोसले अपने बंदों के साथ तुरंत मुंबई से वापस न लौटा। वहाँ उसने जो चिटपुट काम किए उसमें से प्रमुख दिव्य मेहता से मुलाकात की, जिसे उसने उसके अंजाम से डराया और कुणाल कामत के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाने का आश्वासन दिया। तो उसने तमाम हकीकत कबूल कर ली, और वो सुसाइड नोट भी भोंसले को सौंप दिया, जो कि उसने मर्डर वेपन समुद्र के हवाले से करने से पहले मौका वारदात से पार किया था। मुंबई पुलिस के हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने उस पर हुए हस्ताक्षरों का मुआयना किया, तो उन्हें निसंकोच जाली करार दिया। विलेज फ्लैश कुरियर सर्विस की बायखला ब्रांच के माध्यम से मुरुट के थाना अध्यक्ष को गुनाम चिट्ठी भेजने वाले को भी ट्रेस कर लिया गया, जो कि कुरियर कंपनी के ऑफिस में 10 इमारत दूर रहती सुविधा शेट्टी नाम की एक महिला निकली। उसके बाद टाइपराइटर की बरामदी और रघु शेट्टी की शिनाख्त मामूली काम निकले। अंडर एक्सट्रीम प्रेशर रघु शेट्टी ने कबूल किया उसने जो किया था बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव अपने क्लाइंट सोलंके ढोलकिया के लिए किया था। पुलिस जब दोनों पार्टनरों तक पहुंची तो वो हर बात से शाम मुकर गए, क्योंकि तो
इस बात से भी साफ इनकार कर दिया कि शेट्टी उनका आदमी था या ऑन असाइनमेंट उनके लिए कोई काम कर रहा था। तब पुलिस ने रघु शेट्टी के ऑफिस को सील कर दिया और वहां मौजूद उसके तमाम कागजात की पड़ताल शुरू की। उस पड़ताल में बाजरिया बैंक स्टेटमेंट, ऐसे कई पेमेंट सामने आए जो कि रघु शेट्टी को सोलंकी एंड ढोलकिया सोलिसिटर से मिली थी। कई ऐसी रिपोर्ट्स की प्रतिलिपियां सामने आई जो कि उसने सोलंकी एंड ढोलकिया को भेजी थी। उन कागजात से लैस पुलिस वाले अब फिर जयंतीलाल सोलंकी और चेतन ढोलकिया के रूबरू हुए तो दोनों पार्टनर अपने पहले वाले बयान पर टिके न रह सके कि रघु शेट्टी उनका आदमी नहीं था और वो ऑन असाइनमेंट उनके लिए मुरुड में सक्रिय नहीं था। नतीजतन दोनों पार्टनर भी गिरफ्तार हो गए। एन शिवा राजाराव की कोई वसीयत कहीं से बरामद न हुई। वो भी नहीं जो कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त से वापस ले गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि मीनाक्षी राव को अपनी पत्नी होने की हैसियत में उसका स्वाभाविक वारिस बनाया गया। आगे नतीजा यह हुआ कि रॉबर्ट कोड ने बतौर कस्टोडियन और एडमिनिस्ट्रेटर दिव्या की नियुक्ति को खारिज कर दिया और मीनाक्षी राव को विलासराव मोडक की 95% दौलत का वारिस करार दिया। बाकी 5% दिव्या मेहता की झोली में गया। तब ये बात भी फिर उठी कि वस्तुतः विलासराव मोडक की बेलापुर वाले डील की हामी वाली चिट्ठी कोठारी एंड ओसवाल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स के ऑफिस में पहुंची थी या नहीं। लेकिन वो बात इस बार इसलिए तूल न पकड़ सकी क्योंकि मोडक की दौलत की मालकिन बनी मीनाक्षी राव ने उस डील में कोई दिलचस्पी न दिखाई। उसने यही कहा कि अगर वो चिट्ठी बिल्डर्स को नहीं मिली थी तो बयानी की 15 लाख की रकम उसे लौटाई जाए क्योंकि बाजरिया एन शिवा राजाराव मोडक की वारिस वो थी। उस रकम पर मुकम्मल नहीं तो 95% उसका हक था। बिल्डर्स ने वो रकम शहर से मीनाक्षी राव को लौटा दी, जिसका 5% 75,000 रुपये उसने दिव्या मेहता को सौंपने की कोशिश की तो उसने वो चिड़िया की बीट कबूलने से इनकार कर दिया। कुणाल कामत को उसके इकबालिया बयान के रूम में उम्र कैद की सजा सुनाई।